हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इक्विपमेंट एंड लीनिंग चैप्टर के बारे में। हमारा दूसरा पार्ट है। हम बात करेंगे आज गुड रबर के बारे में। तो रबर गुड के बारे में हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसका पर्पज़, कि रबर गुड का पर्पज़ क्या होता है। तो पहला होता है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। टू रिमूव स्ट्रेन, जो दाग धब्बे लग जाते हैं उससे बचाने के लिए। टू प्रिजर्व लाइफ ऑफ आर्टिकल, हमारे लाइफ में आर्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। फोर टू क्लीन द आर्टिकल एंड प्रिपेयर फॉर रीयूज, तो आर्टिकल को क्लीन करके प्रिपेयर किया जाता है कि हम उसे दोबारा फिर से यूज कर सकें। ये काम होता है गुड रबर का, ये पर्पस होता है। अब बात करते हैं रबर गुड आर्टिकल यूज इन द हॉस्पिटल। कौन कौन से रबर गुड होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट होता है मैकिन्टॉश ग्लव्स, एम्बू बैग, एक्वाथर्मिया पैड, हॉट वाटर बॉटल, आइस कप्स, आइस कॉलर, रबर ट्यूब में गैवेज, लेवेज, फ्लोटस एंड रेक्टल। इतने आइटम जो हमारे हैं वो रबर गुड में यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट बात करते हैं रबर आर्टिकल गेट डिस्ट्रॉय विद हीट। जो रबर आर्टिकल होता है वो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा, डू नॉट यूज हॉट वाटर टू क्लीन, हमें गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। नंबर तीसरा, हाइड्रोकार्बन लाइक केरोसिन, बेंजीन etc शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग रबर गुड। रबर गुड को क्लीन करने के लिए हमें केरोसिन, बेंजीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट फोल्ड रबर शीट, इंस्टेड रोल देम विद पेपर या थिन क्लॉथ। जो रबर शीट होता है उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए, उसको रोल बना के स्टोर करना चाहिए। डू नॉट स्टिक पिन्स ऑन रबर गुड, रबर गुड पर हमें कोई भी पिन का यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टिकी चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ड्राई रबर गुड आफ्टर क्लीनिंग देन इन सेट, हमेशा क्लीनिंग के बाद में ड्राई रबर ही बहुत बेस्ट माना जाता है और उसको फिर हम ड्राई करेंगे छाँव में, धूप की रोशनी में नहीं करेंगे, छाँव में हम उसको करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं केयर ऑफ रबर गुड आफ्टर यूज। केयर ऑफ रबर गुड आफ्टर यूज में क्या क्या होता है। नंबर पहले यूज़ करते हैं मैकिन्टॉश, कि मैकिन्टॉश की केयर कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट है डिकंटामिनेशन बाई इमर्जिंग इन टब 0.5% क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैकिन्टॉश जो इन्फेक्टेड हो गया है उसको डी इन्फेक्टेड करने के लिए हम 0.5% क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड में उसको डीप कर देंगे। थोड़ी देर तक डीप करने के बाद ही हम उसको क्लीन करेंगे। दूसरा पॉइंट है स्प्रेड इट ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड वेट इट विल कोल्ड वाटर। हम जो मैकिन्टॉश को है
उसको फ्लैट सरफेस पे बिछा देंगे। उसके बाद उसको हम कोल्ड वाटर से धो लेंगे। टर्न द अदर साइड एंड रिपीट द सेम। मैकिंटॉश को एक साइड में कोल्ड वाटर से धुलने के बाद में दूसरे साइड में भी हमें रनिंग वाटर से ही धुलना है ताकि वो क्लीन हो जाए। वॉश बोथ सरफेस अंडर रनिंग वाटर। दोनों सरफेस को हम रनिंग वाटर से धुल देंगे। ड्राई इट इन सेट ऑन ए ड्राई हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय एक्सपोजिंग बोथ द सरफेस टू एयर। दोनों सतह को हम अच्छी तरह धुल लेंगे। फिर उसको हम सूखने के लिए एयर में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। When both surface are dry, जब दोनों सरफेस ड्राई हो जाएं, पाउडर इट लाइटली विल डस्टिंग पाउडर। ये दोनों सरफेस पे हम हल्के हल्के पाउडर लगा देंगे। उसके बाद रोल इट एंड स्टोर द डार्क कूल प्लेस। उसके बाद हम उसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद में कोई डार्क जगह जैसे अंधेरे जगह होते हैं वहाँ पर हम उसको स्टोर कर देंगे। ये हो गया मैकिंटॉश को कैसे केयर किया जाता है। अब आते हैं हम, ये देखिए मैकिंटॉश फिगर में भी दिया गया है। ये प्लास्टिक का होता है। अब बात करते हैं केयर ऑफ हॉट वाटर बैग, आइस कैप, एयर कुशन। इसकी केयर कैसे करते हैं? तो फर्स्ट है रिमूव द आउटर क्लोथ कवर ऑफ ईच आइटम आफ्टर यूज, डिकंटामिनेट द एयर कुशन कवर। सबसे पहले हम जो डिकंटामिनेशन हो गया है, जो इन्फेक्टेड हो गया है हमारा क्लॉथ या आइस कैप या वाटर बैग, उसका जो ऊपर कवर होता है पहले हम उसको हटा देंगे। उसके हटाने के बाद में जो पिलो का भी कवर होता है उसको हम हटा देंगे और पिलो जो इन्फेक्टेड है उसको हम अलग कर लेंगे। इम्प्रे द कंटेंट वाटर फ्रॉम बैग, बैग में से वाटर को अलग कर लेंगे। आइस क्यूब फ्रॉम कॉलर एंड कैप, कॉलर एंड कैप में से हम आइस के जो क्यूब हो, जो टुकड़े रखे थे उसको हम अलग कर लेंगे। अब आगे डिफ्लेक्ट द एयर कुशन, एयर कुशन को मोड़ देना चाहिए। क्लीन द आउटर साइड द एयर कुशन विद सोप एंड वाटर, जो एयर कुशन का आउटर सरफेस होता है उसको हम सोप एंड वाटर से धुलेंगे अच्छी तरह से। वाइप द आउटर सरफेस द हॉट वाटर बॉटल, जो आउटर सरफेस होता है उसको हम पानी में डुबो देंगे। आइस कैप एंड कॉलर यूजिंग पीस द क्लीन डैम्प क्लॉथ, जो आइस कैप एंड कॉलर होता है उसको हम अच्छे से किसी कपड़े में लपेट देंगे। अब देखते हैं हैंग देन टू ड्राई, फिर उसको हम लटका देंगे सूखने के लिए। चेक फॉर लीकेज बिफोर यूजिंग, बिफोर स्टोर करने से पहले हम उसको चेक करेंगे कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। स्टोर इन ए कोल्ड ड्राई प्लेस, कोल्ड ड्राई प्लेस में हम उसको स्टोर करेंगे। ड्राई इसलिए करते हैं कि वहाँ कोई बैक्टीरिया ना ग्रोथ करे, कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही तो हम जो डिकंटामिनेट किए हैं वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेंड फॉर लॉन्ड्री एंड स्टोर सेपरेटली इन लिनेन, अगर इन्फेक्टेड है लिनेन तो उसको लॉन्ड्री में भेज देंगे और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे हम अलग अलग। जैसे मैकिंटॉश है तो उसको अलग कर लेंगे, पिलो कवर है तो उसको अलग कर लेंगे, एम्बू बैग है तो उसको अलग कर लेंगे। ऐसे सबको हम अलग अलग करके ले जाएंगे, एक साथ में सबको मिलाकर नहीं ले जाएंगे। अब बात करते हैं ग्लव्स के बारे में। ग्लव्स आर कंसिडर्ड टू बी कंटामिनेटेड विद बॉडी सीक्रेशन विच मे बी हाईली इन्फेक्टेड। जो ग्लव होता है, ग्लव्स को शरीर के स्त्राव से दूषित माना जाता है जो अत्यधिक संक्रमित हो सकते हैं। रिमूव द कंटामिनेट ग्लव एंड डिस्कार्ड इन द
डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन। कीटाणु रहित दस्ताने निकालें और 0.5% क्लोरीन के घोल में डाल दें। वॉश हैंड अंडर द रनिंग वाटर। अब क्या रनिंग वाटर से हाथ को धो लेना चाहिए। फिर रिमूव ग्लव्स एंड डिस्कार्ड द डीकंटामिनेटेड बकेट। ग्लव निकालें और एक बाल्टी में उसको डाल देंगे हम। डिस्पोजेबल ग्लव शुड बी सेंट फॉर इंसिनरेटर। जो डिस्पोजेबल ग्लव होता है उसको इंसिनरेटर के लिए भेजना चाहिए। इंसिनरेटर का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना इंसिनरेटर कहलाता है। अभी कहते हैं फॉर री यूज ग्लव्स वॉश द ग्लव्स यूजिंग सोप एंड वाटर फर्स्ट ऑन द आउटर surface and then the inner surface by reversing them। तो पुनः उपयोग करने योग्य ग्लव्स के लिए ग्लव्स को साबुन और पानी का उपयोग करके पहले बाहर की सतह पर और फिर अंदर की सतह पर उलटकर अच्छी तरह से धोना चाहिए। नेक्स्ट, होल एंड टीयर आर डिस्कवर्ड बाय सबमर्जिंग द ग्लव विद द एयर वाटर। हवा धीरे धीरे ग्लव्स में भरने के बाद उसमें एयर चला जाता है, इसलिए ग्लव्स को निकालने के बाद पहले उसको पानी में डुबोना चाहिए। डुबोने के बाद में क्या होता है, उसमें छेद होते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे बुलबुले निकल जाते हैं। तो फिर उसको हम अच्छे से फिर पहन लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है हैंग देन टू ड्राई। फिर उसी तरह हम उसको लटका देंगे। लटकाने के बाद में वो अच्छे सूख जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन द आउटसाइड इज ड्राई टर्न इनसाइड आउटर एंड ड्राई। जब बाहर सूख जाता है तब अंदर की तरह भी अच्छा से सुखाना चाहिए। दोनों साइड एकदम ड्राई होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन बोथ साइड आर ड्राई पाउडर बोथ द सरफेस एंड पैक देन इन पेपर बाय सेपरेटिंग इवन नंबर ग्लव्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। जब दोनों तरफ सूख जाए तब दोनों सतहों पर पाउडर डालें और दाहिनी और बाएं तरफ के सम संख्या वाले दस्ताने को अलग करके कागज़ में पैक कर दें। पैक इन ड्रम एंड सेंड टू ऑटोक्लेविंग। जो ग्लव्स होते हैं उनको ड्रम में पैक करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको ऑटोक्लेविंग में भेजना चाहिए। पैक रहेगा उससे ये रहेगा कि एक ही जगह पर रहेगा और किसी अन्य चीज़ को इन्फेक्शन से बचाएगा, इसलिए उसको किसी ड्रम में पैक करके फिर ऑटोक्लेव के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टोर इन द एप्रोप्रिएट कपबोर्ड। उपयुक्त अलमारी में स्टोर करना चाहिए। ये देखिए ग्लव्स। अब आते हैं फ़ोन नंबर। केयर ऑफ रबर ट्यूब, कैथेटर, रेक्टल ट्यूब, रॉयल ट्यूब, इन्फ्यूजन सेट एंड फ्लूटस ट्यूब। अब देखते हैं न पहला, आफ्टर यूज वॉश देम अंडर रनिंग वाटर। यूज करने के बाद में हमें रनिंग वाटर से उसको वॉश कर देना चाहिए। फिर आता है सेकंड नंबर है हमारा क्लीन देम विथ सोप एंड वार्म वाटर टू रिमूव डर्ट। पहले हमें साबुन से वॉश करना चाहिए, उसके बाद में गर्म वाटर से उसको धोना चाहिए। धोने के बाद में क्या होता है, जो हमारा डर्ट होता है वो पूरी तरह निकल जाता है। नेक्स्ट होते हैं वॉश देम अगेन अंडर रनिंग वाटर। उसके बाद में उसको हम फिर से रनिंग वाटर से धुल देंगे, क्योंकि रनिंग वाटर धुलने का फ़ायदा होता है कि पानी आ रहा है, हम धुलते जा रहे हैं, पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। पानी से धुल लिए, उसके बाद में
पानी अलग चला गया और हमारा जो जिस चीज़ को हम साफ कर रहे हैं वो अलग हो गया। अगर हम कोई बकेट में धुल रहे हैं, रनिंग वाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम धुल लिए, उसमें बार बार धुल रहे हैं तो एकदम क्लीन नहीं होगा वो। नेक्स्ट, बॉयल द ट्यूब फॉर 5 मिनट इन बॉइलिंग वाटर। जो ट्यूब होता है, जैसे कैथेटर का ट्यूब हो गया, राल ट्यूब हो गया, इनका जो ट्यूब पार्ट होता है उसको 5 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना चाहिए, जिससे उनमें जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो निकल जाएगा, इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना चाहिए 5 मिनट तक। हैंग द ट्यूब एंड कैथेटर टू ड्राई एंड कूल प्लेस। धुलने के बाद में जो कैथेटर का ट्यूब होता है उसको ड्राई जगह में, कूल जगह में हमें लटका देना चाहिए, उससे वो जल्द सूख जाएगा। आफ्टर ड्राइंग सेपरेट द कैथेटर एंड ट्यूब। सूखने के बाद में कैथेटर और ट्यूब को हमें अलग अलग करना चाहिए, एक में ही नहीं रखना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, कॉइल द ट्यूब एंड स्टोर इन कपबोर्ड। जो ट्यूब होता है उसको कॉइल के रूप में करना चाहिए और उसको अलग कपबोर्ड में स्टोर करना चाहिए। ये देखिए कैथेटर, ये है, ये होता है रॉयल ट्यूब। कैथेटर का उपयोग करते हैं जब कोई पेशेंट ट्रॉमेटिक होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या तब करते हैं जब कोई ऑपरेशन के लिए जाता है पेशेंट, या उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, पोस्टर ग्लैंड में कोई दिक्कत हो गई हो, बाथरूम यूरिन सही नहीं आ रहा है, पोस्टर ग्लैंड लार्ज हो गई हो, तो हम कैथेटर का यूज़ करके उनके यूरिन को बाहर निकालते हैं। रॉयल ट्यूब क्या होता है? रॉयल ट्यूब वो होता है जब किसी पेशेंट को लिक्विड दिया जाता है और वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, या इतना इंजरी हो गया है कि वो खुद से खा नहीं सकता, कोई खिला नहीं सकता उसे, तब हम रॉयल ट्यूब का उपयोग करते हैं। रॉयल ट्यूब नाक के सहारे अंदर जाता है और उसी ट्यूब से हम पेशेंट को लिक्विड वाली चीज़ देते हैं, केवल लिक्विड वाली ही चीज़, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया, ये सब केवल देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट, एम्बू बैग की क्या कैसे करते हैं? तो क्लीन द रबर पार्ट विद ए क्लीन क्लॉथ। जो अपर पार्ट होता है एम्बू बैग का, उसे क्लीन कपड़े से क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्टेड इट यूज मेथिलेटेड स्पिरिट स्वैब। इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमें मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करना चाहिए। ये देखिए एम्बू बैग, ये होता है एम्बू बैग। पेशेंट को इससे ऑक्सीजन दी जाती है, ये पेशेंट के मुंह में लगाते हैं और इस एरिया को बार बार पंप किया जाता है, और ये जो पाइप होती है ये ऑक्सीजन सप्लाई वाली पाइप से जुड़ी होती है। अब आता है एक्वाथर्मिया पैड। डिसकनेक्टेड द पैड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक यूनिट। जो इनका पैड होता है वो इलेक्ट्रिक यूनिट से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। फिर रिमूव द क्लॉथ कवर फ्रॉम पैड। जो पैड में कवर होता है, जो क्लॉथ का कवर होता है, उसको हम पहले रिमूव कर लेंगे। एम्प्टी वाटर फ्रॉम द पैड। जो पैड में वाटर है जो बच गया है उसको हम पूरा खाली कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हैंग द पैड अपसाइड डाउन टू ड्रिप ड्राई बाई एयर।
हैंग द पैड अपसाइड, जो पैड होता है उसको अपसाइड में टांगना चाहिए, जिससे जो उसमें डर्ट होता है वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाए। इनफ्लेट सम एयर यूजिंग एयर पंप एंड स्टोव, अभी क्या होता है कि जो एयर पंप होता है उसको हम स्टोर करते हैं, फिर उसका उपयोग करके कुछ हवा उसमें जब फूल जाता है तो कपड़े को उसमें कस के रखना चाहिए और पंप को अच्छे से उसको स्टोर करना चाहिए। अब आता है सेंड द क्लॉथ कवर टू लॉन्ड्री, जो क्लॉथ का कवर होता है उसको हमें लॉन्ड्री में भेजना चाहिए, जिससे वहाँ पर वो अच्छे से उसकी सफाई होकर फिर वो आ जाए, फिर उसका हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ रबर आर्टिकल। नंबर पहला ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री से लेकर 123 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इनका प्रेशर होता है 15 से लेकर 17 IBS/स्क्वायर इंच फॉर 15 मिनट। 15 मिनट इनका होता है प्रेशर। अब अगर केमिकल की बात करते हैं कि केमिकल्स कैसे स्टेराइल करेंगे, तो इनका आता है एक फर्स्ट नंबर सेवलॉन। सेवलॉन तक हम अगर 30 मिनट तक रख देंगे तो कोई भी जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो डिसइन्फेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड है गुटरल्डिहाइड। जो गुटरल्डिहाइड होता है इसमें 10 से 20 मिनट तक केमिकल रखते हैं। जो गुटरल्डिहाइड होता है उसमें हम 10 से 20 मिनट तक रख देंगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। या अगर हम इसको स्टेराइल करना चाहते हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं, तो 10 आवर तक रखेंगे इसी केमिकल में, वो स्टेराइल हो जाएगा। नंबर थर्ड आता है हमारा एल्कोहल 50 से 70%। तो एल्कोहल जो है वो 50 से 70% एल्कोहल लेंगे, उसमें 20 से लेकर 30 मिनट तक हम रबर आर्टिकल को डाल देंगे। उसके बाद वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, यूज करने लायक हो जाएगा। फिर हम बॉयलिंग देखते हैं। बॉयलिंग की मदद से भी कर सकते हैं। बॉयलिंग करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट तक रबर आर्टिकल को रखना चाहिए, जिससे वो स्टेराइल हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम आपको और भी अच्छी नॉलेज दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 इक्विपमेंट एंड लर्निंग के लास्ट लेक्चर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लास आइटम। ग्लास आर्टिकल मेड of glass are very fragile and special care in need while handling item। कांच से बनी वस्तुएं बहुत नाजुक होती हैं और उन्हें संभालते हुए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। पर्पज़ क्या होता है ग्लास आइटम का? नंबर पहला है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए। टू प्रिपेयर फॉर सेफ रीयूज, दोबारा से यूज करने के लिए हम ग्लास आइटम का यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट डैमेज टू द आइटम, जो हमारा कोई भी आइटम है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लास के आइटम बनाए जाते हैं। टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ,
बहुत ही लंबे समय चलने के लिए हम कांच का आइटम बनाते हैं। ग्लास आइटम काफ़ी लंबे चलते हैं, जैसे थर्मामीटर होगा ग्लास का होता है, तो काफ़ी अधिक लंबे समय तक वो चलता है। अब आते हैं डिफरेंट ग्लास आइटम यूज इन हॉस्पिटल। कौन कौन से आइटम जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट थर्मामीटर, टेस्ट ट्यूब, जार, सीमेंट बॉटल, सिरिंज, फनल, स्लाइड, पिपेट। इतने आइटम जो हमारे हैं ये हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। अब इनका ये आप देखिए फिगर, फोटो में देखिए, ये थर्मामीटर है, ये सिरिंज है, ये टेस्ट ट्यूब, ये फनल, और ये है स्लाइड, ये है पिपेट। इतने आइटम हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। और भी होते हैं लेकिन इस चैप्टर में केवल इन्हीं पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास आइटम। नंबर पहला है डिसइंफेक्ट द आइटम बाय इमर्जिंग 0.5 solution% of chlorine sodium hypochlorite solution for 5 times in a plastic container covered with lid। कह रहा कि ढक्कन से ढके प्लास्टिक के कंटेनर को 5 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड में डुबो कर रखना चाहिए, जिससे जो हमारा वस्तु होता है वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है और हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर दूसरा क्लीन द ग्लास वे यूजिंग माइल्ड लिक्विड सोप। कांच के बर्तनों को हल्के तरल साबुन से, जो होता है साबुन से जो लिक्विड बनते हैं उससे उसको क्लीन करना चाहिए, लिक्विड सोप से क्लीन करना चाहिए। क्लीन ट्यूब एंड जार विद प्लास्टिक ब्रश। जो हमारा जार होता है या ट्यूब होता है उसको हम प्लास्टिक के ब्रश से साफ करेंगे। रिंस द ग्लास आइटम अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर। बहते हुए पानी से हम कांच की वस्तुओं को धुलेंगे। ड्राई द आइटम ऑन ए रैक। हम आइटम को रैक में सुखाएंगे। द सेपरेट एनी ग्लास आइटम विथ क्रैक। किसी भी कांच की वस्तुओं को दरार से, जो दरार होती है जिसमें रखते हैं, उससे उसको दूर रखना चाहिए, जिससे जो हमारा जो ग्लास आइटम है वो टूटे ना। नेक्स्ट wrap the item in a thin cloth before sending them the boiling and autoclaving। उबालने या ऑटोक्लेविंग के लिए भेजने से पहले वस्तुओं को पतले कपड़े में लपेटकर बिना हवा के बुलबुले वाले कांच के बर्तन में 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। इमर्ज ग्लास आइटम विद नो एयर बबल 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 30 मिनट। कहा कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड को 20 से 30 मिनट तक हम रखेंगे, जिसमें हवा के बुलबुले ना हों। उसमें हम उस जो हमें स्टेराइल करना है, डिसइंफेक्ट करना है, उसको हम रखेंगे। इमर्ज विद नो बबल 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 10 मिनट। जो आइटम को हमें डिसइंफेक्ट करना है उसे हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड में बिना कोई बबल वाले जार में रखेंगे 10 आवर के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं केयर ऑफ प्लास्टिक आइटम। जो हमारा प्लास्टिक आइटम है उसकी हम केयर कैसे करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक आइटम बहुत ही नाजुक होते हैं। तो आइटम मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड आर द प्लास्टिक आइटम। दीज आइटम हीट सेंसिटिव एंड हेंस दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, रेडिएशन, etc।
तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उससे जो बनी वस्तुएं होती हैं, जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, वो गर्मी के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इन्हें बहुत हीट सेंसिटिव होती हैं और इन्हें गर्म वाले प्लेस में नहीं रखना चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाती हैं। और इन्हें जो रेडिएशन होता है उससे भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है, धूप अगर लगेगी तो वो पिघलना चालू कर देते हैं। इसलिए हमें जो प्लास्टिक की वस्तु उसको गर्म वाले प्लेस पे नहीं रखना है। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट ऑफ प्लास्टिक आइटम। कौन कौन से आइटम हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बात करते हैं जग, मग, बॉवल, किडनी ट्रे, बकेट, जार, बेसिन, बेड पैन, यूरिनल, सिरिंज, कैनुला, IV फ्लूइड बॉटल, इंट्रावेनस सेट, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइंग बॉटल। इतने आइटम जो होते हैं ये सब प्लास्टिक के होते हैं और ये सभी वस्तुएं हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ PVC आइटम। क्लीन इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म सोपी वाटर एंड रिंस। ठंडे पानी से साफ करें, फिर गर्म साबुन के पानी को धोएं। Empty and rinse item like kidney tray, bed pan, urinal, drainage tube, IV set, syringe, barrel या plunger separate and contain drain and immerse in 0.5 solution chlorine solution। क्या करा कि जो हमारा किडनी ट्रे होता है, बेड पैन, यूरिनल, ड्रेन ट्यूब, IV सेट, सिरिंज, ये सब जो होते हैं इन्हें खाली करके उनके बॉक्स में डालना चाहिए। किसी दूसरे बॉक्स में उनका बॉक्स होता है उसी बॉक्स में डालना चाहिए और 0.5% क्लोरीन के घोल में उसको डुबा देना चाहिए, जिससे वो जो इन्फेक्टेड हो गए हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाए और कहीं भी अगर फेंके तो वहाँ वो इन्फेक्शन काज ना करे। डिस्कार्ड IV सेट, ड्रेनेज ट्यूब, कैनुला, सिरिंज इनटू ए येलो बैग। जो हमारा IV सेट होता है और ड्रेनेज ट्यूब, कैनुला, सिरिंज उसको हम येलो बैग में रखेंगे। सेंट फॉर इंसिनेटर और उसको जलाने के लिए भेज देंगे। डो नॉट रीयूज PVC आइटम। जो हमारा PVC आइटम होता है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केयर ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर होते हैं हमारे हॉस्पिटल में उनकी हम केयर कैसे करें। तो बात करते हैं नंबर 5 केयर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर इज ए मूवेबल आर्टिकल इन ए रूम एस्टेब्लिश टू फिट फॉर लिविंग फॉर वर्किंग। तो मतलब फर्नीचर एक कमरे में चलने वाली वस्तु हैं जो रहने या काम करने के लिए उपयोग होती हैं। फर्नीचर का उस पर हम सो भी सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितने टाइप होते हैं। तो पहला है वुडन फर्नीचर, सेकंड मेटल फर्नीचर। पहला है वुडन यानी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं और दूसरे होते हैं मेटल के फर्नीचर। तो लकड़ी के फर्नीचर में क्या आएगा, टेबल, चेयर, स्टूल, बेड, कपबोर्ड, सोफ़ा, बेंच, ये होते हैं वुडन फर्नीचर। मेटल फर्नीचर में आएगा बेड, व्हील चेयर, बैक रेस्ट, IV स्टैंड, बेड क्रेडल, ट्रॉली, लॉकर, OT टेबल, स्क्रीन, बॉल स्टैंड। इतने आइटम जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, इतने आइटम मेटल के बने होते हैं और जो इतने आइटम हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और दोनों का उपयोग हॉस्पिटल में अच्छी तरह होता है। अब देखिए
ये ट्रॉली है, इसमें हम मेडिसिन लेके जाते हैं पेशेंट को दवा देने के लिए। इसमें वो 3 डब्बे रखे होते हैं जिसमें हमें सिरिंज, वायल, ड्रिप सेट किस में रखना है, तो वो हर डब्बे का कलर अलग अलग होता है। उसी के कलर के अनुसार हम जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम इसमें डिस्कार्ड करेंगे। ये होता है हमारा व्हील चेयर। व्हील चेयर होता है पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में हेल्प करता है। ये होता है लॉकर, इसे कहते हैं बेड साइड लॉकर। ये बेड के बगल में रखा हुआ होता है और ये इसमें पेशेंट की दवाइयाँ रखी होती हैं और इसमें पेशेंट का कोई भी कुछ खाने वाली चीज़ है या कुछ इसमें कपड़े हैं, इसमें सब रखे रहते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये बेड साइड टेबल होता है बेड के बगल में। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं, ये ओटी टेबल है। ओटी टेबल, ऑपरेशन थिएटर टेबल। ये टेबल ऑपरेशन थिएटर के रूम में होता है, जैसे जो डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। ये आईवी स्टैंड है। ये आईवी स्टैंड है जो पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ता है, एनएस चलता है, डीएनएस चलता है, आरएल चढ़ता है, तो इससे ये जो बना हुआ है ऊपर का हिस्सा, इसी में हम बॉटल को हैंग करते हैं और फिर आईवी सेट से उसको हम ड्रिप सेट से उसको हम लिक्विड दे देते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन एंड बेड क्रेडल। ये स्क्रीन है, यहाँ बेड क्रेडल है। स्क्रीन का हम उपयोग करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे डॉक्टर, नर्स अगर पेशेंट को कैथेटर लगा रहा है तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, तो स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के। और क्रेडल, बेड क्रेडल क्या होता है? ये होता है जैसे कभी कभी कोई पेशेंट बहुत जला हुआ होता है तो उसको हम बेड पे लिटा के उसके ऊपर ये लोहा का होता है, मेटल का, इसको रख देंगे, उसके ऊपर हम कपड़े कर देंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़े हम पेशेंट के स्किन पर कर देंगे तो और जलन होने लगा, उसको इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इसलिए वहाँ हम नहीं रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की केयर कैसे करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऑलवेज कीप फॉर फर्नीचर डस्ट फ्री, क्लीन इट विल ए पीस ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। जो फर्नीचर की वस्तु होती हैं वो हमेशा धूल उसमें नहीं रहनी चाहिए और उसको जब भी साफ़ करें तो मुलायम कपड़े से साफ़ करें। तो दूसरा, दे कैन बी डिसइंफेक्टेड विद सेवलॉन एंड आल्सो वॉश विद सोप एंड वाटर। उन्हें सेवलॉन से कीटाणु रहित किया जा सकता है और पानी से उसे धोना चाहिए। नंबर तीसरा है, हॉस्पिटल बेड शुड बी क्लियर डेली। जो हॉस्पिटल के बेड होते हैं वो पर डे क्लीन होने चाहिए, जैसे कोई पेशेंट आया तो उसे इन्फेक्शन ना हो सके। ट्रॉली, लॉकर एंड आईवी सेट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल के बिस्तरों को पर डे एकदम साफ़ करना चाहिए, जिससे जो बेड होते हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएं और हमारा जो न्यू पेशेंट है उसको इन्फेक्शन ना हो। आयरन फर्नीचर शुड बी क्लीन विद ड्राई डस्टर। जो हमारा लोहे के फर्नीचर होते हैं उन्हें सूखे ड्राई डस्टर से ही साफ करना चाहिए। रिपेयर फॉर फर्नीचर मस्ट बी डन रेगुलरली। जो हमारा फर्नीचर होता है उसको रेगुलर ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर धूल बैठेंगे बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर पेशेंट आया दूसरी बीमारी से उसको दूसरी बीमारी और हो जाएगी, वो और परेशान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील आइटम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। फोर्सेप एग्जाम्पल, आर्टरी, थंब,
एलाइस, स्पंज होल्डर एंड चेटर फोर्सेप। ये हो गए। एंड नीडल यूज IOIM, IVSC, bypassing needle, suture needle, straight and curve and lumbar puncture needle. Sharp instrument, surgical blade seizure, different scope, blade of laryngoscope, bronchoscope and proctoscope. Miscellaneous, tongue depression, tube clamp, tracheostomy, माउथ गैग, डायलेटर, स्पेटवेल्स। ये होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, स्टेनलेस स्टील के होते हैं ये सब। अब आ करते हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम। तो सब हम बोल देते हैं, एक साथ ही इसको बता देंगे। डू नॉट बॉयल स्टेनलेस स्टील आइटम। They can be easily sterilized during chemical and by autoclaving. Always immerse the used instrument in 0.5% of chlorine sodium of 5 minutes. Wash the instrument in cold running water. Make sure that tip, tooth, end, and grooves of forceps are cleaned properly. Put a hard rubber cap on fine tip instrument आफ्टर ड्राइंग सेंट इट फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो आइटम हैं उनको उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आसानी से न तो उन्हें उबालना, जो स्टेनलेस स्टील आइटम होता है उसको बॉयल नहीं करना चाहिए और जल्दी उस पर कोई भी केमिकल का भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑटोक्लेविंग होता है तो ऑटोक्लेव में केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसे भेज देंगे। फिर हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को 5 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन के घोल में डुबोना चाहिए। उपकरण को जो बहते हुए पानी में हमेशा धोना चाहिए, कभी भी इकट्ठा पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें नहीं धोना चाहिए। और यह भी देख लें कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके सिरे होते हैं, किसी किसी में दांत भी बने होते हैं, तो वो जो दांत वाले हिस्से हैं वो साफ़ हुए हैं कि नहीं हैं। जैसे फोर्सेप आर्टरी होती है उसमें दांत होते हैं, तो वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से साफ़ करना चाहिए उसको। और अगर कोई महीन बहुत स्मॉल पोर वाले आइटम हैं तो उस पर एक रबड़ की टोपी आती है, उसको लगा देंगे तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन से बचेगा। और आफ्टर ड्राइंग सेंट इट फॉर स्टेरिलाइजेशन, सूखने, जब इंस्ट्रूमेंट सूख जाएं तभी उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजना चाहिए। ये हमारा आज 3rd लेक्चर था, इक्विपमेंट एंड लिनन, यूनिट नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और दो लेक्चर हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उस दोनों के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, और इससे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम कभी भी लेक्चर देंगे तो सबसे पहले आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर लेक्चर में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्ट और स्लीप के बारे में। चैप्टर वही है, कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन कंफर्ट। और हम डिटेल में बात करेंगे कि रेस्ट एंड स्लीप क्या होता है।
तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं डेफिनेशन। रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो रेस्ट इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी इज डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। आराम एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर शारीरिक भावनात्मक तनाव और चिंता मुक्ति के बिना घटी हुई गतिविधियों की स्थिति में होता है। ये होता है रेस्ट की डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन भी चेक करते हैं। ए स्टेट ऑफ कैलमलेस रिलैक्सेशन विदाउट इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। शांति की स्थिति भावनात्मक तनाव के बिना विश्राम और चिंता से मुक्ति को ही हम रेस्ट में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट accompanied by altered level of consciousness and relative inactivity and perception to environment are decreased। नींद आराम की ऐसी अवस्था है जिसके साथ चेतना का स्तर बदल जाता है और सापेक्ष निष्क्रियता पर्यावरण के प्रति धारणा को कम कर देता है। ये होता है हमारा स्लीप की डेफिनेशन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को संरक्षण करता है यानी स्टोर करता है। स्लो द फंक्शन ऑफ द बॉडी, शरीर के कार्य को धीमा कर देता है। रिपेयर एपिथेलियम एंड ब्रेन सेल, एपिथेलियल और ब्रेन सेल की कोशिकाओं को रिपेयर करता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, टिश्यू रिन्यूअल, प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिवीजन और नए टिश्यू को बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। 5 रिटर्न द बॉडी टू इट्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, शरीर को उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था में लौटाता है। इंक्रीज ऑक्सीजन लीडिंग टू इंक्रीज सेरेब्रम ब्लड फ्लो, इम्प्रूव मेमोरी, इंक्रीज लीडिंग। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है जिससे ब्रेन में ब्लड फ्लो आसानी से होता है और मेमोरी में हमारे सुधार भी आता है और हमें सीखने की कला भी इंक्रीज होती है। इसलिए स्लीप के फंक्शन ये हैं 6 पॉइंट। अब बात करते हैं नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट। किस एज में कितनी हमें स्लीप की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको चाहिए 16 से 18 घंटा पर डे। एक दिन में उसको 16 से 18 घंटे चाहिए सोने के लिए। और टॉडलर को होता है 10 से 12 घंटे पर डे। स्कूल एज, जो बच्चे स्कूल एज होते हैं इनकी जितने भी इसमें दिए हैं इनके एज हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूबॉर्न कितने ईयर से कितने बीच के होता है, इन्फेंट क्या क्या होते हैं, प्री स्कूल के बच्चे की एज कितने होते हैं, टॉडलर की एज कितने होती हैं, स्कूल एज की बच्चे की एज कितनी होती हैं। तो उसको हम एक अलग वीडियो बना के आपको दे देंगे। एडल्ट को चाहिए 6 से 8 घंटे पर डे। इन्फेंट को चाहिए 12 से 14 घंटे। प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए 11 से 12 घंटे। एडोलसेंट को चाहिए 8 से 10 घंटे और एल्डर को चाहिए 6 घंटे। इतना हमारा एक नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट है कि इतना हमें बच्चों को बूढ़े को इतना ही चाहिए।
इसे अधिक या कम भी हो सकता है, बस एक ये नॉर्मल लेवल का है, इसलिए इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। क्या क्या एडवांटेज होते हैं रेस्ट और स्लीप का। तो पहला है इम्प्रूव इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार करता है। फीलिंग द फ्रेशनेस, ताजगी का अनुभव प्रदान करता है। जैसे हम बहुत थक जाते हैं काम करते करते, थोड़ा सा अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है और हम थोड़ा सा एनर्जेटिक लगते हैं और काम करने में हमारा मन भी लगता है। रिलीव पेन, हमें दर्द से राहत दिलाता है। इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं हम और उसके बीच में हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें, उसके बाद काम करेंगे हम, तो हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। रिड्यूस फैटिग, थकान को हमारे कम कर देता है। हम बहुत थक जाते हैं कोई काम करते करते, 10 मिनट का भी अगर हम ब्रेक ले लिए तो उसमें हमारी लगता है कि एनर्जी आ गई है, इसलिए बीच में कोई भी काम करते रहना चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा गैप भी ज़रूरी है। फैसिलिटेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, स्वास्थ्य और मन की शांति में भी सुधार लाता है। कंटिन्यू हम कुछ काम करेंगे तो थक जाएंगे, हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें भी हेल्दी रहने के लिए बीच बीच में रेस्ट ज़रूर चाहिए। इन्हेंस हैप्पीनेस, और जो स्लीप या रेस्ट होते हैं वो हमें खुशी भी देते हैं। हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, हमारी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी थक चुकी होती है, और अगर हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है रेस्ट के लिए तो अंदर से वो थोड़ी सी खुशी होती है कि ठीक है 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद काम करेंगे, तब तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। स्लीप की फिजियोलॉजी बात करते हैं तो दीज कैन बी डिस्कस सिंपली बाय कंसिडरिंग द 3 बेसिक रिसर्च अप्रोच। नींद की फिजियोलॉजी 3 बुनियादी अनुसंधान दृष्टिकोणों पर विचार करके इन पर चर्चा की जा सकती है। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिक, दूसरा हार्मोनल, तीसरा न्यूरल। अब बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिक, इनका बात करते हैं तो ये है द इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिक अप्रोच सेंटर ऑन द पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल चेंज इन द ब्रेन वेव EEG, आई मूवमेंट EOG एंड मसल एक्टिविटी EMG। अब बताते हैं आपको EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। EOG का मतलब होता है इलेक्ट्रोअकोलोग्राफी। EMG का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये तो अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफोलॉजिकल दृष्टिकोण, ब्रेन वेव, EEG, आई मूवमेंट। EOG जो है वो आई मूवमेंट करवाता है, EMG जो होता है मसल एक्टिविटी काम करता है, और EEG जो होता है वो ब्रेन के तरंगों पर काम करता है, ब्रेन वेव के काम करता है। सेकेंड, दिस अप्रोच characterized sleep a non-rapid eye movement sleep NREM and the rapid eye movement sleep REM। अब बात करते हैं न्यूरल। न्यूरल क्या होता है? The neural approach views sleep as an active process involving the reticular
activating system RAS and the interaction of neurotransmitter. The RAS is a network of neurons in the medulla, pons and midbrain with projection to the spinal cord, hypothalamus, cerebellum. Serotonin is said to be the major neurotransmitter associated with sleep, produced in the medial raphe nuclei of the brainstem. Serotonin decreases the activity of RAS inducing sleep. REM sleep appear to be due to the influence of the norepinephrine. इसका मतलब कि तंत्रिका दृष्टिकोण नींद को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम रास और न्यूरोट्रांसमीटर की इंटरेक्शन शामिल होता है। रास मेडुला, पॉन्स और मिडब्रेन में रीढ़ की हड्डी के अनुमानों के साथ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम स्पाइनल को नींद से जोड़कर प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है जो मस्तिष्क के मध्य भाग न्यूक्लियाई में उत्पन्न होता है। सेरोटोनिन रास उत्प्रेरक नींद की गतिविधि को कम करता है। REM नींद नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव के कारण प्रतीत होता है। अब बात करते हैं हार्मोनल के बारे में। हार्मोनल The hormonal approach views sleep as a pattern affected by hormone melatonin from the pineal gland in the brain is secreted in enormous quantity during sleep. Its activity is influenced by the relationship of darkness and light. ACTH is also high during the early period of sleep and cortisol rise toward the end of the nighttime sleep period. Growth hormone and prolactin also increase during deep sleep. का मतलब ये कि हार्मोनल दृष्टिकोण नींद को हार्मोन से प्रभावित पाथ के रूप में देखता है। मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन नींद के दौरान भारी मात्रा में निकलता है। इसकी गतिविधियां अंधेरे और प्रकाश के संबंध से प्रभावित होती हैं। नींद की शुरुआती अवधि के दौरान ACTH भी अधिक मात्रा में निकलता है और रात की नींद की अवधि के अंत में कार्टिसोल बढ़ जाता है। गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन भी भारी मात्रा में निकलता है। तो हमें नाइट के स्लीप भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए क्योंकि हमारा शरीर में जो हार्मोन है वो रात में भी निकलते हैं, इसलिए और ड्यूरिंग स्लीप के समय ही निकलते हैं। इसलिए नाइट की जो नींद होती है, रात की नींद बहुत जो ज़रूरी है, टाइम से भी लेना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप। तो देयर आर टू टाइप स्लीप, दो टाइप के स्लीप होते हैं। NERM स्लीप, REM स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, ये दो प्रकार के स्लीप होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की, द NREM स्लीप। also referred to as the slow wave sleep because the brainstem of the delta wave of the alpha and beta wave and awake the alert person. It is deep restful sleep. There is a decreased physiological function, all metabolic process are reduced. तो REM स्लीप का क्या मतलब होता है कि धीमी लहर के रूप में भी इसे जाना जाता है क्योंकि पेशेंट की मस्तिष्क तरंगे जागृत या सतर्क व्यक्ति की अल्फा एंड बीटा
वेव की तुलना में धीमी होती है। यह गहरी और आरामदायक नींद होती है और इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाता है। ये बात हो गया NREM स्लीप के बारे में। दूसरा हमारा ये सेकंड नंबर है, इसमें REM स्लीप के बारे में पढ़ेंगे। दिस स्लीप टाइप यूजुअली रिकर्स अबाउट एवरी 90 मिनट एंड लास्ट 5 to 10 मिनट। इसमें क्या करा है कि इस तरह की नींद आमतौर पर लगभग हर 90 मिनट में आती है और 5 से 30 मिनट तक रहती है। इसका दूसरा नाम होता है पैराडॉक्सिकल स्लीप। द EEG पैटर्न रिजेंबल दैट द अवेक स्टेट। जो हमारा EEG पैटर्न होता है वो जागृत स्थिति में दिखता है। जैसे हमें लगेगा कि हम सोए ही नहीं हैं। जैसे हम सपने देखते हैं तो सपने में भी लगता है कि हम सोए नहीं, हम जाग रहे हैं। सपने देखते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। अब बात करते हैं हम, दिस इज़ नॉट रेस्टफुल एंड NREM। यह NREM की नींद की तरह आरामदायक नहीं होता है। मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द ड्रीम आर यूजुअली रिजेंबल या कंसोलिडेटेड टू मेमोरी। यह अवधि के दौरान सपने आते हैं और सपने आमतौर पर याद किए जाते हैं या मेमोरी में सेव हो जाता है। ये होता है REM स्लीप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे NREM वर्सेस REM, क्या इसमें अंतर होता है। स्लीप साइकिल पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड स्लीप। इसका मतलब चेतना और नींद के बीच का अंतराल क्या होता है। फिर अब आएंगे हम मूव द स्टेट 2 आफ्टर 5 to 15 मिनट। 5 और 10 मिनट के बाद हम स्टेज 2 पर जाएंगे। स्टेज 2 हमारा है हार्ट रेट स्लो हो जाए, ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हार्ट रेट धीमी हो जाएगी और मस्तिष्क कम करेगा। ये हो गया। अब आफ्टर अनदर 15 मिनट मूव इनटू नॉन REM स्लीप द डेल्टा स्टेज। अगले 15 मिनट के बाद नॉन REM स्लीप में जाएं। यहाँ पर हमारी बॉडी जो होता है बॉडी मेक रिपेयर। यहाँ जो डेल्टा स्टेज होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। अब बढ़ते हैं आगे, बॉडी टेम्परेचर एंड BP डिक्रीज। अब इस स्टेज में हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और हमारी BP भी कम हो जाएगी। मूव इनटू REM स्लीप अप्रॉक्स 90 मिनट आफ्टर फर्स्ट फीलिंग स्लीपी। पहली नींद आने के बाद लगभग 90 मिनट के बाद REM स्लीप में जाएं। और फिफ्थ हो गया इंक्रीज इन आई मूवमेंट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, BP एंड टेम्परेचर। आँखों की गति में वृद्धि हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। क्या क्या बेनिफिट होते हैं रेस्ट एंड स्लीप का। तो पहला है ब्रेन डेवलप एंड मैच्योर। रेस्ट एंड स्लीप करने के दौरान ब्रेन डेवलप एंड मैच्योर होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, एलाउ टिश्यू टू रिकवर, टिश्यू हमारा रिकवर होने लगता है, ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस। तो यहाँ हमारा है जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होता रहता है, नई ऑक्सीजन आती है, पुरानी शरीर से बाहर निकल जाती है। बॉडी टेम्परेचर विल बी फॉल, बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा डाउन हो जाता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल रिलैक्स, जो हमारा सीरियस होता है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। द बॉडी विल एब्जॉर्ब फूड इफ़ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर शरीर भोजन को अवशोषित करता है। नंबर 8, रेस्ट एंड रिस्टोर आवर बॉडी, हमारा शरीर आराम करता है और बॉडी को रिस्टोर भी करता है। रिचार्ज एंड एनर्जी, जितना हम रेस्ट करेंगे या स्लीप करेंगे हमारी बॉडी उतना ही रिचार्ज महसूस करेगी। जैसे हम मोबाइल हमारा डाउन हो जाती है और हम उसको चार्ज कर देते हैं तो वो मोबाइल में भी एनर्जी आ जाती है, वो काफ़ी देर तक काम भी करती है। ऐसे हमारे शरीर में भी अगर हम थक गए हैं थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा स्लीप मोड में चले जाएंगे, उसके बाद हमारी एनर्जी बॉडी की बढ़ जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग रेस्ट, लंबे समय तक आराम करने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी बहुत ही उदास रहेगा, लेथार्जी, सुस्त हो जाएगा, सुस्ती उसके अंदर वो कोई काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हमेशा कब्ज बना रहेगा। डिजीनेस, चक्कर है उसको, जब ये उसको सुस्ती आएगी, उदास रहेगा तो उसको डिजीनेस हो जाएगा। पेन इन जॉइंट, जो जोड़ों को दर्द है उसमें बार बार दर्द होगा। इंसोमिया कंडीशन होता है जिसमें मनुष्य को नींद नहीं आती है, उस कंडीशन को इंसोमिया कहते हैं। बेड सोर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा जॉइंट है वहाँ पर। कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज, जो हमारा कार्डिक आउटपुट हमारा होता है 120/80, ये हमारा डाउन हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मसल एट्रोफी एंड फूड ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैरियर ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, तो क्या क्या बैरियर हो सकता है हमारे रेस्ट और स्लीप में। तो फर्स्ट आता है डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट को कंफर्ट फील नहीं है तो वो ना तो रेस्ट कर पाएगा और ना ही स्लीप मोड में जा पाएगा। तो उसका जो डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट प्रदान करने के लिए हम डिवाइस से भी कुछ होती हैं, डिवाइस का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा नर्सिंग इंटरवेंशन भी होता है, उससे भी हम उसके कंफर्ट जोन में लाएंगे। तो अगर डिस्कम्फर्ट है तो पेशेंट न सो पाएगा न रेस्ट कर पाएगा। दूसरा लैक ऑफ प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी की कमी है, कोई भी है, अगर कुछ लोग अंधेरे में सोते हैं, कुछ लोग उजाले में सोते हैं, अगर कहीं कोई गया वहाँ उसको प्राइवेसी नहीं मेंटेन हो रही है। जैसे कुछ लोग हैं जो रूम में ही सोना पसंद करते हैं, अगर हम उसको बाहर कहीं सुला दें, जैसे कोई गार्डन हो गया उसमें सुला दें, तो उनको लगेगा कि हम ऐसे खुला वातावरण है इसमें नहीं सो पाएंगे। तो उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं चेंज इन स्लीपिंग हैबिट, अगर उनके सोने के तरीके में बदलाव आ जाए। जैसे आजकल होता है कंपटीशन का ज़माना है, उसमें जो बच्चे हैं वो रात तक पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये अपोजिट हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर भी बनाया हुआ है रात और दिन, तो रात में केवल सोना चाहिए और दिन में पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो अपोजिट काम कर रहे हैं, दिन में सोते हैं और रात में पढ़ते हैं। नॉइस, अगर बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत ही, कहीं हम पढ़ रहे हैं कहीं डीजे बज रहा है, हम सो रहे हैं कहीं इधर गाना बज रहा है कहीं उधर गाना बज रहा है, बहुत ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ियाँ की आवाज़ें आ रही हैं, साउंड पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ हमें न नींद पड़ेगी न हम आराम कर पाएंगे। एज क्या है, अगर हम एडल्ट में हैं तो हमें एक अच्छी नींद आती है, अच्छे से सो लेते हैं। अब जो ओल्डर होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम, उनको नींद ही नहीं लगती क्योंकि उनके बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कम हो जाता है और
उनको क्या है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है फैमिली को लेकर, तो ये हो जाता है। और साइकोलॉजिक रीजन सच स्ट्रेस एंड एंजाइटी फियर। अब अगर आपके को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, कोई भी तनाव ले रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, डर है, अगर आप किसी से चीज़ से डर रहे हैं तो उस समय भी आप नहीं सो सकते हैं। कोई आपको चिंता हो रही है किसी बात की, कोई कंपटीशन आप की तय कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी भी चिंता आपको हो जाती है कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी हमारी नींद नहीं पड़ लगती है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। क्या क्या कारण सोने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है इलनेस में आता है पेन और फिजिकल डिस्ट्रेस। अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो ना हम स्लीप कर सकते हैं, ना हम रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जो माइंड है हमारा उसे फोकस करेगा। जैसे हमें आर्थराइटिस हो गया या बैक पेन हो गया या अल्सर हो गया, तो बैक पेन होगा तब भी हम नहीं सो पाएंगे, क्योंकि सोने पे हमें दर्द करेगा। रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे नेजल कंजेशन, हमारे जो नेजल पाथवे होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे, जो सांस नहीं ले पाएंगे तो हम सही से सो नहीं सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट आ गया। इन्वायरमेंट में नॉइस, लाइटनिंग, जैसा भी हमने बताया, अगर कहीं ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा तो आप रेस्ट नहीं कर सकते वहाँ। लाइटनिंग, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है, किसी को अंधेरे में सोने की आदत होती है, किसी को लाइट में, लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है तो भी इंसान नहीं सो पाएगा, क्योंकि एक ऑप्टिमम चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है कि उसी पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। और हो गया हमारा कंफर्ट एंड साइड ऑफ द बेड। अगर कंफर्ट हमें नहीं है तो हम नहीं सो सकते, अगर डिस्कम्फर्ट है तो हम उसमें नहीं, हमें कंफर्ट में जाना पड़ेगा। और साइज ऑफ द बेड, अगर हमारा बेड छोटा है, हम उससे लंबे हैं, तो भी हम उसमें कंफर्ट होकर नहीं सो पाएंगे, लेट जाएंगे लेकिन नींद नहीं पड़ेगी। इमोशनल स्ट्रेस, पर्सनल प्रॉब्लम, अगर मनुष्य को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता है, तो मन में ही घुटता रहेगा उस कंडीशन को लेकर, लेकिन किसी को बताएगा नहीं, तो उससे भी स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाता है, फियर हो जाता है, उससे भी नींद नहीं पड़ती है। मे बी अनएबल टू रिलैक्स सफिशिएंट टू बी स्लीप, अगर समय पर स्लीप नहीं लेंगे, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे, तो भी प्रॉब्लम होगी। स्लीप डिफ़िकल्टी, अगर सोने में कोई दिक्कत हो रही है पर्सन को तो भी वो नहीं सो सकता। बहुत से कारण हो सकते हैं सोने के। नंबर 4, स्टिमुलेंट एंड एल्कोहल, कैफीन एंड एल्कोहल, अगर कोई भी आदमी कैफीन और अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तभी उसका स्लीप पैटर्न में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेन पर काम करता है, ये फंक्शन को कम कर देता है, इसलिए उस समय में नींद भी नहीं लगेगी। स्मोकिंग की बात करें तो उसमें निकोटीन हैज़ ए स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड स्मोकर ऑफ्टन हैव मोर डिफिकल्टी फॉलिंग asleep than the smoker and smoker can be easily arousal। तो निकोटीन का जो हमारे शरीर में होता है तो शरीर पर उत्तेजना प्रभाव पड़ता है, और धूम्रपान करने वालों को अक्सर धूम्रपान न करने वालों की तुलना में अच्छी नींद नहीं आती है, और जो धूम्रपान करने वालों को आसानी से जगाया जा सकता है, क्योंकि वो उनको जो भी धूम्रपान कर रहे हैं उनको स्लीप सही से नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, वो प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो जब उनको एक प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं, न उनको नींद आ रही है न वो सो रहे हैं,
उनको कभी भी हम जगा सकते हैं। और जो एक धूम्रपान नहीं कर रहा है वो तो आराम से अच्छी नींद ले रहा है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल। एंड इरेगुलर मॉर्निंग एंड नाइट टाइम शेड्यूल कैन अफेक्टेड स्लीप। अगर हमारा जो नाइट और मॉर्निंग का जो हमारा पैटर्न होता है, इसमें अगर हम चेंज ला देते हैं तो भी हमें नींद नहीं लगेगी। जैसे अभी हम बताया कि रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये इरेगुलर ही हो रहा है। तो हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में सोना चाहिए। इससे हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बताते हैं डाइट की। सर्टेन फूड इंड्यूस स्लीप, द L-tryptophan प्रेजेंट इन मिल्क इंड्यूस स्लीप। कुछ फूड जो होते हैं वो स्लीप को इंड्यूस करते हैं, उससे अच्छी नींद आती है। जैसे मिल्क में L-tryptophan होता है, ये जो है स्लीप को बढ़ा देता है। तो रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर पिएं, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। मेडिकेशन। बीटा ब्लॉकर हैव बीन नो द कॉज इंसोमिया एंड नार्कोटिक्स। ये कहते हैं जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो इंसोमिया का कारण होते हैं, इसलिए ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इंसोमिया का मतलब है नींद ना आना। तो ये जो बीटा ब्लॉकर होते हैं यही कारण होते हैं नींद ना आने के लिए। स्लीप डिसऑर्डर। क्या क्या स्लीप के कुछ डिसऑर्डर होते हैं उनका हम बात कर लेते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर आर मेनली क्लासीफाई इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है स्लीप डिसऑर्डर को। बात हैं स्लीप डिसऑर्डर में, पहला होता है डिसोमियाज, पैरासोमनियाज, डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। अब बात करते हैं डिसोमियाज का मतलब क्या होता है। यह एक प्रकार का हाइपरसोमनियाज रोग है जो दिन में नींद आना या रात को लंबे समय तक नींद आना, यही होता है इंसोमिया कारण। अब बात करते हैं पैरासोमनियाज का। इसका क्या मतलब होता है। ये एक परेशान करने वाला रोग है जो सोने से पहले हो सकता है, और जब आप सो रहे हों तब आपको ऐसा लगेगा कि सपने आ रहे हैं, आपको बुरे बुरे सपने आते रहेंगे, जिससे आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ कुछ डिफरेंस हैं। तो बात कर चुके। और डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। कोई रोग हो गया, कोई हमें डिजीज़ हो गया, उस कंडीशन में कभी हमें नींद नहीं आती है। बार बार हम यही सोचते रहते हैं, उस कंडीशन को लेकर हम बार बार सोचते रहते हैं, उससे भी हमें नींद नहीं आती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब हम कभी भी नया वीडियो लाएं वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 के बारे में और पार्ट 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, पेन, कंफर्ट। ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे थेरापेटिक पोजीशन क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
थेरापेटिक पोजीशन। सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं, तो डिफिनेशन देखते हैं। थेरापेटिक पोजीशन आर यूज टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के आराम को बढ़ाने के लिए थेरापेटिक पोजीशन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनके पर्पस के बारे में कि इन थेरापेटिक पोजीशन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम थेरापेटिक पोजीशन यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा है टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को आराम देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू प्रिवेंट प्रेशर सोर से बचने के लिए। नंबर थर्ड, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। टू प्रमोट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, उचित शरीर संरक्षण प्रदान करने के लिए। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रदान करने के लिए। टू परफॉर्म मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय इमोबिलिटी, गतिहीनता के कारण होने वाली जटिलताओं को रोकने के लिए हम थेरापेटिक का यूज करते हैं। टू प्रॉपर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सामान्य शारीरिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी हम यूज करते हैं थेरापेटिक पोजीशन। अब बात करते हैं पोजीशन फॉर थेरापेटिक प्रोसीजर। क्या क्या वो पोजीशन हैं उनकी हम बातें करते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा प्रोन पोजीशन। नंबर दूसरा सुपाइन पोजीशन या डॉर्सल हॉरिजेंटल या रिकम्बेंट पोजीशन इसी को कहते हैं। बात करते हैं नंबर थर्ड डॉर्सल एलिवेटेड या सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। नंबर फोर्थ लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन। नंबर 5 लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नंबर 6 फॉलर पोजीशन। नंबर 7 कार्डियक पोजीशन। ये है जो लिस्ट हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोन पोजीशन। इनमें क्या होता है, इनमें हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में, उनके सारे काम देखेंगे हम। प्रोन पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई with the face downward. The head rest on a pillow. तो पेशेंट का फेस डाउन रहेगा और पेशेंट के हेड के नीचे पिलो रखेंगे। ये प्रोन पोजीशन का वो है कि पेशेंट का जो हेड है वो नीचे रहेगा। अब यू बात करते हैं उनके यूजेज, क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहला है टू एसेस द हिप जॉइंट को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। टू गिव कंफर्ट देने के लिए। पोस्टीरियर थोरैक्स का एक्सेस करने के लिए। प्रेशर पॉइंट से रिलीफ प्रदान करने के लिए। टू प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विद इंजरी से पेशेंट को बचाने के लिए हम कंफर्ट देते हैं। टू पेशेंट आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस एंड ब्लड का यूज इस पोजीशन में हम ये करते हैं। ये देखिए पोजीशन भी देख लीजिए किस तरह पोजीशन होती हैं। कंट्राइंडिकेशन होता है कि हम उस चीज़ को ना करें, नहीं तो उससे हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो एब्डोमिनल सर्जरी, रेस्पिरेटरी एंड स्पाइनस सर्जरी। तो क्या होता है कि एब्डोमिनल सर्जरी, अगर हमारे पेट की सर्जरी हुई है तो हम प्रोन पोजीशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ घाव हैं, सोचर हैं, वो टूट जाएंगे, फट जाएंगे और ब्लीडिंग होएगी।
इसलिए हम प्रोन पोजीशन का यूज नहीं करें। रेस्पिरेटरी या स्पाइनल सर्जरी कोई हुई है तो हम प्रोन पोजीशन का उपयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर दूसरा, सुपाइन या डॉर्सल, हॉरिजॉन्टल या रिकमेंड पोजीशन, इनके बारे में बात करते हैं। सुपाइन पोजीशन क्या होता है? तो द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन द बैक, नी पिलो अंडर द हेड, नी एंड क्लो टू राइस, फील ऑफ द मैट्रेस, एयर कुशन अंडर द बटक्स टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, कॉटन गिव द एल्बो एंड हील। का मतलब होता है कि वह पोजीशन जिसमें रोगी पीठ के बल लेटता है, सिर के नीचे पिलो, घुटने और गद्दे से एड़ियों को ऊपर उठाने के लिए लॉन्ग रखें। प्रेशर सोर को रोकने के लिए बटक्स पर एयर कुशन रखें। एल्बो और हील पर कॉटन के रिंग रखना चाहिए जिससे उनको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो ये होता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का यूज क्या होता है? तो सुपाइन पोजीशन का यूज होता है टू कंफर्ट द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। असेसमेंट द वाइटल साइन, वाइटल साइन असेस करने के लिए हम भी यूज करते हैं। टू टेक हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट होता है, अब बात करते हैं सुपाइन पोजीशन के कंट्राइंडिकेशन के बारे में। तो क्लाइंट विद एस्पायरेशन एंड कन्वल्जन, सर्जरी ऑन द बैक, अगर पेशेंट कोई दिक्कत है, अगर उसके बैक में सर्जरी हुआ है तो उसको हम सुपाइन पोजीशन नहीं कर सकते हैं। या क्लाइंट एस्पायरेट नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे। नंबर 3 आता है डॉर्सल एलिवेटेड या सेमी रिकमेंड पोजीशन। अब इनकी बात करते हैं, ये पोजीशन किस तरह होते हैं, क्या होते हैं इनमें, वो भी हम देख लेते हैं। तो पेशेंट लाई इन द बेड विद द 2 or more पिलो विच मे बी अरेंज इन आर्म चेयर फैशन टू सपोर्ट द शोल्डर, एल्बो एंड आर्म। का मतलब है कि पेशेंट 2 या 2 से अधिक पिलो के साथ बेड पर लेटता है, जिन्हें कंधे, कोहनी और बाहों को सहारा देने के लिए आर्म चेयर फैशन में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम इनका आप देखिए, फिगर भी देखते रहिए, ये है डॉर्सल एलिवेटेड पोजीशन। अब इनके यूज़ की बात करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो क्लाइंट एंड कन्वल्टिव पीरियड, माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी छोटी मोटी अगर रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई डिजीज है तो उस कंडीशन में हम ये पोजीशन यूज नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। फोर नंबर लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन। इनमें क्या करते हैं, द पेशेंट लाई ऑन द साइड विद वेट ऑन द हिज हिप एंड शोल्डर्स, कीप पिलो अंडर लेग, आर्म, हेड एंड बैक, द ट्रंक शुड बी एट राइट एंगल टू बेड। यह होता है हमारा लेटरल लाइन पोजीशन। अब इसका मतलब होता है कि रोगी अपने कूल्हों और कंधे पर वजन के साथ करवट लेकर लेट जाता है, पैर, बाँह, सिर और पीठ के नीचे पिलो रखते हैं। जो ट्रंक वाला भाग होता है वो बेड के साथ समकोण पर होना चाहिए, समकोण बनना चाहिए, यानी 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी हम लेटरल साइड लाइन पोजीशन यूज करेंगे। अब इनके यूज की बात करते हैं, क्या होता है, टू रिलीव प्रेशर ऑफ द बैक एंड सैक्रल रीजन, बैक और सैक्रल रीजन के प्रेशर को कम करने के लिए हम ये पोजीशन का यूज़ करते हैं।
हर पोजीशन की अपनी अपनी डिमांड है, अपना अपना काम है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। आफ्टर आर्थोपेडिक सर्जरी, आफ्टर हिप सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद और हिप सर्जरी के बाद में हम ये साइड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड यूज करेंगे तो पेशेंट को और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम हमें पेशेंट को नहीं देना है, हमें उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। इसलिए हम जितना हो सके उतना ही पोजीशन यूज करेंगे ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। अब चलते हैं नंबर 5 की तरह। Number 5, left lateral position. In this position, the patient lie on the left side with one pillow under the head. लेफ्ट पेशेंट लेटरल होकर लेटेगा और एक पिलो उसके हेड के नीचे रहेगा। जब देखिए ये पिलो है, ये बाँह सीधे हैं और ये हो गया हमारा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब बात करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज क्या है। यूज की बात करते हैं। टू टेक रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए हम यूज करेंगे। टू गिविंग एनीमा, एनीमा देने के लिए हम इस पोजीशन का यूज करेंगे। टू डूइंग रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें इस पोजीशन का सहारा लेना पड़ेगा। टू इंसर्टिंग सपोजिटरी, सपोजिटरी को इंसर्ट करने के लिए हम ये पोजीशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं 6, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होता है। क्लाइंट्स हेड इज रेस टू 80 to 90 डिग्री, बैक रेस्ट एंड एडिशनल पिलो आर नेसेसरी। कीप टू पोजीशन मोर कंफर्टेबल एंड ए कुशन अंडर द बटक्स प्रिवेंट द pressure over sacral region area. Position in which head of the patient and bed is raised above the floor with the knee also elevated. क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि पेशेंट का हेड 80 से 90 डिग्री तक उठाया जाता है। इस स्थिति को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए बैक रेस्ट और अतिरिक्त पिलो आवश्यक होता है। बटक्स के नीचे एक एयर कुशन रखने से सैक्रल एरिया के प्रेशर को रोकता है। वह स्थिति जिसमें रोगी के बिस्तर का हेड फर्श से ऊपर उठा हुआ हो और घुटने भी ऊपर उठे हुए हो। अब फिगर में देखिए, एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। देखिए हर पोजीशन में इनका हर एंगल चेंज है। इसमें देखिए 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। इसी को समकोण कहते हैं, समकोण। फाउलर पोजीशन। अब बात करते हैं फाउलर पोजीशन का यूज क्या है। यूज की बात करते हैं। टू इम्प्रूव कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए। टू रिलीव ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उससे आराम करने के लिए हम फाउलर पोजीशन का यूज़ करते हैं। टू रिलीव टेंशन, टेंशन को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। टू हेल्प इन ड्रेन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से कोई अगर ड्रेनेज हो रहा है उस स्थिति में हम यूज करेंगे। टू रिलैक्स द लार्ज मसल, लार्ज मसल को रिलैक्स करने के लिए हम फाउलर पोजीशन देते हैं। अब बात करते हैं इनका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। आफ्टर ब्रेन सर्जरी, आफ्टर स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी के बाद में हमें इन्हें फाउलर पोजीशन नहीं देना चाहिए। उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम वहाँ यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
हमारा लास्ट ये है कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन की बात करते हैं। कार्डियक पोजीशन, क्लाइंट प्रिपेयर इन सिटिंग पोजीशन बाय मीन ऑफ ए बैक रेस्ट एंड पिलो ओवर बेड टेबल इन फ्रंट, स्मॉल पिलो अंडर द नी। पेशेंट बैक रेस्ट और पिलो के माध्यम से बैठने की स्थिति में तैयार होता है। सामने एक और बेड टेबल रखें। नी के नीचे, घुटने के नीचे छोटी सी पिलो रखें। पिलो का हम यूज़ करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए, जिससे उसे दिक्कत ना हो, उसको कोई पेन ना हो। पेन को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अब यूज क्या होता है, कार्डियक अस्थमा पेशेंट। कार्डियक अस्थमा पेशेंट के उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे उनको कोई दिक्कत ना हो। कार्डियक वाले पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। कार्डियक डिजीज़, अगर कोई हार्ट से प्रॉब्लम पेशेंट हैं उनको ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए फाउल पोजीशन को नहीं देंगे हम, कार्डियक पोजीशन को नहीं देंगे। कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट को कार्डियक पोजीशन हम नहीं देंगे। टू रिलीव फैट, फैट से रिलीव प्रदान करने के लिए हम कार्डियक पोजीशन देते हैं। फैट को कभी कभी किसी पेशेंट में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा उस फैट को निकाला जाता है। जब वो फैट निकल जाता है उसके बाद भी हम उसको कार्डियक पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो कार्डियक पोजीशन रहेगा, फिगर से देखिए, अगर वो कार्डियक पोजीशन रहेगा तो दिक्कत होगा कि इसके जो एब्डोमेन एरिया है इस पे प्रेशर पड़ेगा और यहीं से फैट, अधिकतर फैट यहीं पर होता है एब्डोमेन एरिया में। तो जब ऐसे बैठेगा प्रेशर पड़ेगा, अगर ऑपरेशन हुआ है तो जो सुइचर हैं वो टूटने का खतरा होता है, वो पक सकते हैं, उसमें पस हो सकता है, तो इसलिए हम ये पोजीशन का यूज नहीं करेंगे। तो आज हमने बात किया यूनिट 9 पार्ट फर्स्ट के बारे में, कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, पेन, कंफर्ट, थेराप्यूटिक पोजीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में इसमें ज़रूर आएगा। जल्द ही हम आपको सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो बिल्कुल क्लियर करिए, कमेंट करिए, हम आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में, जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, एम्बुलेंस में यूज़ किए जाते हैं इमरजेंसी टाइम के समय। आज हम बात करते हैं कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, उसका डोज कितना होता है, उसका रूट क्या होता है और यूज क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन में ये हमारा डोज होता है 0.5 mg/2 ml, इसका डोज होता है। और ये इसका रूट लिखा नहीं, इसका रूट होता है IV + IM, कोई भी दे सकते हैं, IV या IM दोनों में से एक दे सकते हैं। इनका काम क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करके। हार्ट बीट हमारा 72 पर मिनट होता है, अगर उससे बढ़ गया या घट गया तो इसे इरेगुलर कहते हैं। उसे मेंटेन करने के लिए हम डाइऑक्सिन देते हैं और हार्ट फेल्योर के टाइम में भी ये हेल्प करता है। सेकेंड नंबर पर
फेनेरामाइन, दूसरा इंजेक्शन हमारा है फेनेरामाइन। इनका डोज होता है 22.75 mg और रूट होता है इनका IV या IM। IV का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर, IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर दें या इंट्रामस्कुलर दें, दोनों में से एक दे सकते हैं। इनका यूज़ क्या होता है? यूज़ होता है रनिंग नोज़, जब नाक से बहुत ज़्यादा ही पानी निकलने लगता है। स्नीजिंग में देते हैं, ईचिंग में देते हैं, बॉडी में बहुत खुजली हो रही है तो हम ये इंजेक्शन देंगे। और वाटरी आई, जब आँखों में बार बार पानी आता रहे, कोई भी काम करें आँखों से पानी निकलने लगे, तब हम इसका उपयोग करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हाइड्रोकार्टिसोन। हाइड्रोकार्टिसोन का डोज 100 mg होता है। रूट इसका IV होता है। केवल हम इंट्रावेस्कुलर ही दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इसको नहीं देंगे। और इसका काम होता है ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशन। हमारे स्किन में कोई एलर्जी तो नहीं हुआ है, एलर्जी हो गया है तब हम इस मेडिसिन को देते हैं। अस्थमा हो गया हो या ऑटोइम्यून डिजीज, ये 3 लक्षण हैं जब हम इस मेडिसिन को प्रोवाइड कराएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका डोज होता है 150 mg/ml और रूट IV इन्फ्यूजन देते हैं। इसको NS के साथ दिया जाता है, डायरेक्ट IV नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये कंसनट्रेट होता है। IV के माध्यम से पहले इस मेडिसिन को सिरिंज में ले लेंगे, उसके बाद NS की बोतल में इसको इंजेक्ट करके धीरे धीरे पेशेंट को चढ़ा देंगे, धीरे चढ़ता रहेगा। और ये होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है जब हमारे शरीर में पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है, उसे हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें पोटेशियम क्लोराइड देना होता है। एट्रोपाइन होता है, डोज इसका होता है 0.4 mg/ml। रूट की बात करते हैं। रूट में IV, IM या SC तीनों में से किसी दे सकते हैं। IM IV का मैंने आपको बताया, SC का होता है सबक्यूटेनियस, ये दे सकते हैं उसमें। और यूजेस का होता है यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया के ट्रीट में यूज करते हैं। अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? जब हमारा हार्ट बीट 72 पर मिनट से कम हो जाता है, यानी 60 के एबव हो जाता है, तब हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जब कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाता है तो उसके एंटीडोट के रूप में हम इसको देते हैं, एट्रोपाइन को। अब आता है डाइजेपाम का डोज होता है 100 mg/2 ml, यानी एक बार करते हैं 1 ml तो 1 ml में हो जाएगा 50 mg। रूट की बात करते हैं, रूट और यूज। रूट को इसको हम IM या IV दोनों दे सकते हैं, दोनों में से एक ही देंगे, या IM देंगे या IV देंगे। अब इसका काम क्या था? ट्रीट प्रोलॉन्ग सीज़र। इसका मतलब होता है जब किसी को मिर्गी आती है
उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का डोज होता है 100 mg पर ml। 1 ml में 50 mg होता है। रूट की बात करते हैं तो IV और IM दे सकते हैं। चलते हैं यूजेस की तरफ। तो यूज होता है हाइपोकैलेमिया मतलब होता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम की हमारे शरीर में बहुत ही एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो उससे टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। उस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। हमारा आता है सोडा बाइकार्बोनेट का डोज होता है 75 mg पर ml। 75 mg पर ml होता है। रूट होता है IV, केवल हम इंट्रावास्कुलर ही देंगे। अब बात करते हैं इसके यूजेस की बात करते हैं तो यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में पोटेशियम आयन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिया कहते हैं। हाइपोकैलेमिया जब हमारे बॉडी फ्लूइड में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम हो जाता है तो उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। और कोकीन लीड्स टॉक्सिसिटी, जब कोई पर्सन कोकीन का बहुत ही ज़्यादा सेवन करता है तो उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इस इंजेक्शन को देते हैं सोडा बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का डोज होता है 5 mg/2 ml। 1 ml में 2.5 mg आएगा। और इसका रूट होता है IV इन्फ्यूजन। वही NS की बोतल में भी इसको देंगे, डायरेक्ट IV नहीं देंगे। अब बात करते हैं यूजेस की। यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन क्या होता है जब किसी का BP 160 से ऊपर जाता है तब उसे हम हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं। हमारा नॉर्मल होता है 120 mm/Hg होता है। और उससे ज़्यादा अगर 160 mmHg पहुंच जाता है या उससे और ऊपर हो जाता है तब हम हाइपर टेंशन मानते हैं। और हमारा चेस्ट पेन, हमारे जब चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है तब हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो हाइपरटेंशन का मतलब BP होता है। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन का बात करते हैं तो इनका डोज होता है 4 mg/2 ml, यानी 1 ml में 2 mg होगा। और रूट होता है IV या IM दे सकते हैं या IV दे सकते हैं। इनका यूज क्या होता है वो भी देखते हैं। यूज COPD अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन। COPD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। इस कंडीशन में देंगे या अस्थमा की कंडीशन में देंगे या हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो गया, किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में हमें देंगे इस मेडिसिन को। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रूसेमाइड का डोज होता है 20 mg/2 ml।
1 ml में ये हो जाएगा 10 mg हो जाएगा। इनका भी डोज होता है, इनका डोज 20 mg पर 2 ml। रूट होता है IV या IM। IV या IM हम दोनों दे सकते हैं किसी एक में से। अब बात करते हैं यूज के बारे में। तो हाइपरटेंशन, अभी मैंने आपको बताया हाइपरटेंशन 160 mmHg से ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर आता है तो उसमें हम हाइपरटेंशन में इंक्लूड करते हैं। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हमारे शरीर में किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उसे यूरिन के थ्रू निकालते हैं। अगर हमारे से बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिसिटी हो रही है और हमें जल्दी उसको रिमूव करना है तो हम इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और हमारा यूरिन के थ्रू टॉक्सिसिटी बाहर आ जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी आपको मेडिसिन अच्छे प्रोवाइड करें, अच्छे मेडिसिन का नॉलेज दे सकें, जिससे आप भी ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन यह ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर के कंसीडर से नहीं होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी इस मेडिसिन का उपयोग करने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो से ये मत समझिएगा कि ये वीडियो हमने देख लिया, अब हमें कोई भी बीमारी हुई तो हमें दवा के बारे में पता चल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, जो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल फील्ड में वो ऐसा कर सकता है, लेकिन आम जनता ये नहीं करेगी। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा वो यूज नहीं करेगा। थैंक यू।